तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतियन। तो डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतियन क्या होता है, तो चलिए आज इसको समझते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन मतलब कि डीएनए जो है वो अपनी ही जैसी एक और कॉपी जो है डीएनए की वो तैयार करता है। यह प्रोसेस ही क्या कहलाती है? डीएनए रिप्लिकेशन है। रिप्लिकेशन मतलब वो अपने प्रोसेस को रिपीट कर रहा है, वो दोहरा रहा है, तो वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन। प्रतिकृतियन हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं कि प्रतिकृतियन मतलब प्रतिकृति तैयार करना। इट मीन्स ये क्या कर रहा है कि अपनी ही एक कॉपी तैयार कर रहा है, तो डीएनए का अपनी ही एक और कॉपी तैयार करना रिप्लिकेशन कहलाता है। अब डीएनए की रिप्लिकेशन की क्या प्रोसेस है वो हम समझते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट की जाती है। तो चलिए समझते हैं कि पहले स्टेप क्या है। तो पहली स्टेप है डीएनए रिप्लिकेशन का इनिशिएशन, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो इसकी प्रतिकृति है या इसका स्टार्टिंग या समारंभन जिनको कहा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या है आपका कि डीएनए की अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड। और जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है? इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। इन्हीं 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम पूरे डीएनए रिप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या करती हैं, यानी कि इन चारों प्रोसेस में क्या कार्य हो रहे हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो पहले पॉइंट को हम समझते हैं कि जो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन है इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए रिप्लिकेशन सदैव एक निश्चित स्थान पर होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें कई स्थानों पर एक साथ शुरू हो जाता है। इन स्थानों को प्रतिकृतियन आरंभक या द्विगुणन मूल बिंदु या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहा जाता है। जहां से डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको डीएनए या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जहां से जो प्रोकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक सेल हैं जहां से ये स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, वो जगह क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन ओरिजिन कहलाती है। इस स्थान पे जो क्षारक युगल की संख्या 100 से 200 तक होती है, 100 से 200 तक की होती है इस स्थान पे। यहाँ पे ये जो क्षारक युगल हैं उनकी संख्या 100 से 200 के आसपास होती है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि डीएनए जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो यानी कि डीएनए हेलिक्स जो है वो कैसे खुलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डीएनए के हेलिक्स हैं, ये डीएनए का पूरा जो हेलिक्स है वो कैसे खुलेगा उस चीज़ को हम समझने वाले हैं, यानी कि दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि जो द्विकुंडलित एवं अतिसंघनित अणु का विकुंडलन हेलिकेज एंजाइम, द्विकुंडलित एवं असंघनित अणु का अनवाइंडिंग हेलिकेज एंजाइम की मदद से होता है। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है हेलिकेज एंजाइम। इसकी सहायता से इसका जो
हेलिक्स है वो खुलना प्रारंभ हो जाता है। इस एंजाइम को रैप प्रोटीन भी कहते हैं। इस एंजाइम को रैप प्रोटीन भी कहते हैं, जिस एंजाइम से खोला जाता है। इस एंजाइम को रैप प्रोटीन भी कहते हैं। यह एंजाइम प्रतिकृति आरंभक पर हेलिक्स से जुड़कर जो क्षारक युग्मों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम देखिए, अब ये जो क्षारक युग्म है ये हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होते हैं, तो ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन्हीं बंधों को नष्ट कर देता है, इन्हीं बंधों को नष्ट कर देता है, जिस कारण हेलिक्स के दोनों वलय एक दूसरे से अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अनवाइंडिंग कहलाती है। अब जो प्रतिकृति आरंभक में हुए इस कुंडलन के कारण डीएनए में आगे की ओर प्रतिकुंडलन अथवा पराकुंडलन बन जाते हैं। अब देखिए, जब ये चीज़ें हमने यहाँ से दिखाया है, अगर ये समझ लीजिए कि प्रोसेस जो है इस एरिया से हो रही है पर्टिकुलर, तो ये खुलते हुए इधर आएगा। जब खुलते हुए इस स्टेप में जाएगा तो जो इसके हेलिक्स हैं यहाँ, ये इसमें रिंग की तरह जो है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम इस तरह से बना दें, इस तरह से संरचना है। देखिए, जब ये खुलते चले जाएंगे ये हिस्से डीएनए के, तो यहाँ पे इस जोन में क्या होगा कि जो इसका मतलब घुमा हुआ हिस्सा था वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर कॉइलिंग यानी कि पराकुंडलन बन जाता है, जिसको एक अन्य एंजाइम टोपो आइसोमरेज, यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से निकाल दिया जाता है। यह टोपो आइसोमरेज एंजाइम भी दो टाइप के होते हैं, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और एक होता है टोपो आइसोमरेज सेकेंड। जो फर्स्ट वाला है वो क्या कर रहा है कि यह एक निर्दिष्ट बिंदु पर डीएनए के दोनों सूत्रों में से केवल एक सूत्र की शर्करा फास्फेट श्रृंखला में कटाव उत्पन्न कर देता है तथा पराकुंडलन के खुलते ही इस कटाव को पुनः बंद कर देता है। ये क्या कर रहा है कि जैसे देखिए, यहाँ पे दो हेलिक्स हैं, एक ये और एक ये, या फिगर वाले में देख सकते हैं आप, एक ये पराकुंडलन है और एक ये। जो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट है ये क्या करता है कि जो डीएनए के दोनों सूत्रों में से केवल एक सूत्र की शर्करा यानी कि फास्फेट श्रृंखला में कटाव उत्पन्न कर देता है, यानी कि जो ये दो श्रृंखलाएं हैं इनमें से केवल एक को जो है काट देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो ज़्यादा वलय आया हुआ था, कॉइलिंग जो हुई थी वो खुल जाती है, और जैसे ही ये कॉइलिंग ख़त्म होती है ये पुनः इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन जो टोपो आइसोमरेज सेकेंड है ये क्या कर रहा है, यह डीएनए के दोनों सूत्रों को में कटाव उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ये क्या करता है कि जो टोपो आइसोमरेज सेकेंड है वो यहाँ से दोनों को काटने में सक्षम होता है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इस एंजाइम को डीएनए लाइगेज कहते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि थर्ड स्टेप क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड, ये थर्ड स्टेप में है। अब कैसे जो प्राइमरी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो प्रतिकृति जो रिप्लिकेशन फॉर्क था, जो रिप्लिकेशन फॉर्क क्या है एक्चुअल में, देखिए जब ये कुंडलन खुलने लगता है तो डीएनए जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर बना ले रहा है, उल्टा वाई के आकार के जो स्ट्रक्चर बना ले रहा है, इसी को क्या कहते हैं कि रिप्लिकेशन फॉर्क। तो इसमें क्या हो रहा है कि उपस्थित प्रत्येक जो हेलिक्स हैं या स्ट्रैंड हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के समान कार्य करने लगता है तथा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा की ओर एक छोटी आरएनए श्रृंखला का निर्माण करता है। अब हम इसको दूसरे फिगर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, जो देखिए दिशा देखिएगा, ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम, और यहाँ पे देखिए एक आरएनए
प्राइमर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक ये टेम्पलेट का निर्माण हो रहा है, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो इस पर क्या होता है कि ये पैतृक के स्टैंड की तरह कार्य करने लग रहा है और इस पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा की ओर एक छोटी आरएनए श्रृंखला का निर्माण करता है। इस श्रृंखला को प्राइमरी स्ट्रैंड कहते हैं। ये जो श्रृंखला बनी है ये क्या कहलाती है? प्राइमरी स्ट्रैंड कहलाती है। इस श्रृंखला के निर्माण में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये इसकी फॉर्मेशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसे डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए डीएनए, ये जो जिसे डीएनए प्राइमेज भी कहते हैं। डीएनए प्राइमेज डीएनए हेलिक्स के साथ मिलकर एक नए एंजाइम प्राइमोसोम का निर्माण करता है। ये प्रारंभक रज्जुक के बनने में मदद करता है। अब जो लास्ट स्टेप है, 4th स्टेप, उसमें हम समझते हैं क्या हो रहा है। नए डीएनए रज्जुक का दीर्घीकरण या इलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब न्यू स्ट्रैंड का कैसे इलांगेशन होगा? देखिए क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रैंड था यानी कि प्रारंभिक रज्जुक, ये इसकी बात हो रही है, इसके बनने के पश्चात डीएनए पॉलीमरेज 3 नामक एंजाइम, देखिए यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज 3 नामक एंजाइम क्या कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3 नामक एंजाइम कोशिका के अंदर उपस्थित डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडों को श्रृंखला में जोड़कर श्रृंखला का दीर्घीकरण प्रारंभ कर देता है, जिस कारण डीएनए के 3 प्राइम टू 5 प्राइम रज्जुक पर नई श्रृंखला का निर्माण। अब देखिए जो डीएनए की जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है रज्जुक, ये देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो श्रृंखला है, इस पर एक नई श्रृंखला का निर्माण। अब देखिए इस पर एक नई श्रृंखला, ये जो है इसका निर्माण कैसे हो रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम रूप में। ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। इस रूप में इस पे एक जो है इस श्रृंखला का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जो कंटिन्यूअसली होता रहता है। इस श्रृंखला को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये जो श्रृंखला बन रही है, या कह रहे हैं कि जो स्ट्रैंड बन रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। अब डीएनए के जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो स्ट्रैंड हैं वो छोटे छोटे खंडों के रूप में होते हैं। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। देख रहे हैं ना कि ये छोटे छोटे खंडों के रूप में इनका फॉर्मेशन हो रहा है और इन खंडों को ही क्या कहते हैं? ओकाजाकी जो है खंड कहते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम इन छोटे खंडों को आपस में जोड़कर डीएनए रज्जु को पूर्ण कर देता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम इन खंडों को क्या करेगा? इस तरह से पूरा जोड़ देगा, जोड़ करके इनकी श्रृंखला को पूरा कर देगा। यही कारण है कि इस श्रृंखला को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। डीएनए के संश्लेषण के पश्चात आरंभक रज्जुक एंजाइम के द्वारा पृथक कर लिए जाते हैं। जब ये इनका फॉर्मेशन हो जाता है तब ये यहीं से तोड़ करके क्या कर लिए जाते हैं? अलग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो है डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आप इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए जो खंड है ये जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है जो ब्लैक वाली लाइन है, और ये जो वाइट वाली लाइन है ये क्या है? न्यू स्ट्रैंड है। अब इस तरह से देखिए एक नया डीएनए तैयार हो रहा है और बाद में इनको यहाँ से देखिए यहाँ पे कटा हुआ भी है, यहाँ से काट करके क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। और अलग करने के बाद ये डीएनए का रेप्लिकेशन
कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, तो इसको एक बार आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।